हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आजकल देश भर में जो पेट्रोल बिक रहा है उसमें 15% तक की इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है और भारत सरकार इसको 20% तक करने के ऊपर विचार कर रही है। इसके साथ में डीजल में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर विचार किया जा रहा है। अभी के समय देश में जो डीजल बिक रहा है उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, लेकिन मोदी सरकार सोच रही है कि डीजल में भी पहले 5% तक इथेनॉल ब्लेंड किया जाए। अब इस पूरे इनिशिएटिव का मकसद था देश का क्रूड ऑयल बिल कम करना, क्योंकि इथेनॉल देश के अंदर से ही सोर्स किया जाता है। इस वजह से पेट्रोल की कंजप्शन थोड़ी सी कम होगी। अब सवाल उठता है कि 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद भारत सरकार ने आखिरकार कितना पैसा बचा लिया है। तो इसकी जानकारी दी है देश के मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिस्टर हरदीप सिंह पुरी सर ने। उन्होंने बताया है कि साल 2014 के बाद से इथेनॉल ब्लेंडिंग करके आज तक भारत सरकार ने 99,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं, यानी कि तकरीबन $11.8 बिलियन की बचत हो गई है। अगर 15% तक की इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं की जाती तो ये $11.8 बिलियन भी उन देशों को चले जाते जिनसे हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के ब्रुनेई दौरे को लेकर। सबसे पहले आप मैप के ऊपर देखिए कि ब्रुनेई और सिंगापुर कहाँ पर सिचुएटेड है। लेफ्ट साइड के ऊपर इंडिया है, टॉप के ऊपर चाइना और ये यहाँ पर इंडोनेशिया के टॉप के ऊपर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ब्रुनेई, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। इसके बाद ये मलेशिया के ठीक नीचे छोटा सा देश है सिंगापुर। पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई में लंच किया था और वो शाम को सिंगापुर में थे। आज 5 सितंबर है और सिंगापुर में मीटिंग्स करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस आ जाएंगे। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई में हिस्टोरिक ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया था। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी मस्जिदों में कम ही जाते हैं, इसलिए ये प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुनेई की रूलिंग फैमिली के लिए एक स्पेशल जेस्चर माना जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस मस्जिद में जाकर वहां पर कुछ समय के लिए ध्यान भी किया था। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत में कुछ बड़े सेलिब्रिटीज की टैक्स कलेक्शन को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि साल 2023 से 24 के लिए सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले सेलिब्रिटी थे शाहरुख खान और उन्होंने पिछले साल के लिए 92 करोड़ रुपीज का टैक्स पे किया। सेकंड के ऊपर तमिल एक्टर विजय चंद्रशेखर रहे और उन्होंने भी 80 करोड़ रुपीस का टैक्स दिया। तीसरे नंबर के ऊपर सलमान खान रहे और उन्होंने 75 करोड़ रुपए का टैक्स दिया। फोर्थ के ऊपर अमिताभ बच्चन रहे और उन्होंने 71 करोड़ रुपए का टैक्स दिया। पांचवी पोजीशन के ऊपर विराट कोहली रहे और उन्होंने पिछले साल के लिए 66 करोड़ रुपीस का टैक्स दिया था। ये थे टॉप 5। इसके बाद इस लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम आ रहा है। उन्होंने 38 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में पे किए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने 28 करोड़ रुपीस टैक्स भरा था, जबकि सौरव गांगुली ने 23 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में भरे। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में विराट कोहली सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले क्रिकेटर हैं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि विराट कोहली की नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपीस को भी क्रॉस कर गई है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड नेशंस को लेकर। दरअसल रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने और एक्सीडेंट्स के कारण जो भी लोगों की जान जाती है उसको कम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी को लेकर टोटल 12 नियम बनाए हैं और कहा है कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनको अपने देश के रोड्स, हाईवेज और नेशनल हाईवेज के ऊपर ये सारे 12 रूल्स लागू करने हैं और जो भी नए रोडों की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी इन 12 नियमों को फॉलो करती हो। अब इन 12 कंप्लाइंसेस में से सारी की सारी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्पीड मैनेजमेंट, चाइल्ड सेफ्टी से लेकर पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स और कई तरह के नियम, और ये सब के सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के भी हिस्सा है। यूनाइटेड नेशंस ने बताया है कि ये जो 12 कंप्लाइंसेस है जिनमें से सबको ही फॉलो किया जाना चाहिए था, भारत में इनमें से केवल 3 कंप्लाइंसेस को ही फॉलो किया जा रहा है। यानी भारत में जो रोड्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा निर्धारित 12 प्रोटोकॉल्स में से केवल 3 प्रोटोकॉल्स को ही फॉलो करती हैं, बाकी 9 अभी भी पूरे नहीं हो रहे हैं। आई होप कि नितिन गडकरी सर ज्यादा हाईवेज और ज्यादा एक्सप्रेसवेज बनाने के साथ साथ ये भी ध्यान दें कि वो ज्यादा सेफ भी हों, वरना हाईवेज और एक्सप्रेसवेज तो भारत में बड़े सारे बन जाएंगे लेकिन ना तो वो वर्ल्ड क्लास होंगे और ऊपर से एक्सीडेंट्स भी उतनी स्पीड से ही बढ़ेंगे। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है फ्रांस में हो रही पैरालंपिक गेम्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल भारत ने 2 और गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं, एक आर्चरी में और दूसरा मेंस क्लब थ्रो में, जिसके बाद भारत के टोटल मेडल्स की संख्या 24 हो गई है, जिनमें 5 गोल्ड मेडल्स हैं, 9 सिल्वर मेडल्स और 10 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। रैंकिंग की बात करें तो भारत 13th रैंक के ऊपर आ गया है। नंबर 1 के ऊपर चाइना है, नंबर 2 के ऊपर ब्रिटेन और नंबर 3 के ऊपर अमेरिका है। देखा जाए तो उम्मीद हमने नॉर्मल एथलीट से लगाई थी, लेकिन वो उम्मीद अब हमारे ये पैरालंपिक एथलीट्स पूरी कर रहे हैं। इसलिए करोड़ों रुपीस का जो कैश रिवॉर्ड उनके लिए अनाउंस किया गया था, सेम कैश रिवॉर्ड इन पैरालंपिक एथलीट्स को भी दिया जाना चाहिए। इनकी बदौलत भारत अब 13th रैंक के ऊपर आ गया है
और ये सारे एथलीट्स भी सेम ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। इन्होंने भी देश का नाम गौरवान्वित किया है। आपको क्या लगता है कि क्या पैरालंपिक एथलीट्स को भी बराबर की प्राइस मनी मिलनी चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 6th अपडेट आ रही है एक बांग्लादेशी नागरिक को लेकर, जिसने भारत आकर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और भारत की नेशनैलिटी के ऊपर इंडियन पासपोर्ट तक बना लिया था। दरअसल सुल्तान सिद्दीकी शेख नाम के इस बांग्लादेशी को महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट किया था और कोर्ट में इसकी पेशी करवाई थी। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि मुंबई सेशंस कोर्ट ने इस बांग्लादेशी को बेल के ऊपर रिहा कर दिया है। सुल्तान सिद्दीकी शेख नाम के इस बांग्लादेशी ने न सिर्फ भारत की नेशनैलिटी वाला पासपोर्ट बनाया था, बल्कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाकर लोकसभा चुनावों में वोटिंग भी की थी। और पुलिस को इसके पास से 15 और पासपोर्ट मिले थे जिनके ऊपर सेम एड्रेस था। लेकिन सेशंस कोर्ट ने इस व्यक्ति को बेल देकर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए कहा है। आज की 7th अपडेट आ रही है नेपाल और भारत को लेकर। नेपाल में केपी शर्मा ओली ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर से पुराने वाली भारत विरोधी नीतियों को शुरू कर दिया है। दरअसल नेपाल पिछले कुछ समय से लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के ऊपर क्लेम कर रहा है और अब नेपाल की सरकार ने इन तीनों रीजन्स को अपने मैप में दिखाते हुए नए करेंसी नोट जारी कर लिए हैं, जिनकी प्रिंटिंग का काम स्टार्ट हो गया है। और नेपाल का कहना है कि ये सारे नोट्स 1 साल के अंदर मार्केट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर भारत इनको फ्री में वैक्सीन देता है, 100 से ज्यादा एम्बुलेंसेस गिफ्ट करता है। बजट में से हर साल करोड़ों रुपीस की फाइनेंशियल एड हम नेपाल को देते हैं और ये सामने से भारत के साथ ही दादागिरी कर रहे हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है इजराइल और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन की नई लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट ने इजराइल को एक्सपोर्ट किए जाने वाले 30 हथियारों के लाइसेंस अचानक से कैंसिल करके उनको इजराइल को एक्सपोर्ट करने के ऊपर रोक लगा दी है। अब इसके ऊपर इजराइल की सरकार का भी रिएक्शन आ गया और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ब्रिटिश हथियारों के साथ या फिर उनके बिना इजराइल इस युद्ध को जीतेगा और अपने भविष्य को सुरक्षित करेगा। ब्रिटेन का ये कदम हमास को हराने के लिए इजराइल के दृढ़ संकल्प को नहीं बदलेगा। बर्बरता के खिलाफ खुद की रक्षा करने वाले इजराइल के साथ खड़े होने के बजाय ब्रिटेन का ये निर्णय केवल हमास को प्रोत्साहित करेगा और ब्रिटेन की सरकार का ये कदम शेमफुल यानी कि शर्मनाक है, ये कहना है इजराइल का। आज की 9th अपडेट आ रही है नॉर्थ कोरिया से। दरअसल नॉर्थ कोरिया में भारी बारिश के कारण वहां पर फ्लड्स आ गए थे और काफी सारा एरिया वहां का बाढ़ की चपेट में आ गया था। बाढ़ के कारण नॉर्थ कोरिया में 1000 लोगों की जान चले गई थी, जबकि 4000 घरों को नुकसान पहुंचा था और 15,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर डिस्प्लेस हो गए थे। इसी के चलते नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अब बाढ़ प्रभावित इलाकों के 30 ऑफिशियल्स को फांसी दे दी है। अब इन 30 लोगों को फांसी इसलिए दी गई है क्योंकि ये नुकसान को कम करने में फेल साबित हुए। इन सब के ऊपर करप्शन और लापरवाही का चार्ज लगाकर इनको फांसी की सजा दी गई है। आज की 10th अपडेट आ रही है रशियन क्रूड ऑयल को लेकर। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद यूरोपियन यूनियन के देशों ने रशियन क्रूड ऑयल और रशिया की नेचुरल गैस को बायकॉट करते हुए मिडिल ईस्ट और अमेरिका से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के देश डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ह्यूज वॉल्यूम में रशियन क्रूड ऑयल और रशियन नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं। और यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद यूरोप जितनी क्वांटिटी में अमेरिकन ऑयल परचेज कर रहा था, अब उससे ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करने लगा है। यानी यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद अब पहली बार रशिया की क्वांटिटी अमेरिका से बढ़ गई है। ये वही देश है जो रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने के ऊपर स्टार्टिंग में भारत को टारगेट कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।